लेकर आई हूँ और हम जो पढ़ रहे थे निर्धनता एक चुनौती, तो कल हमने इसके बारे में कुछ बताया, आज और आगे ले चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया निर्धनता को मापते कैसे हैं, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो जीवन का स्तर है, रहने का स्तर है, जैसे खाद्य सुरक्षा कितनी है, स्वास्थ्य की क्या है, रहते किस स्तर से हैं, ये सारी चीज़ें कुछ पैमाने हैं जिनके आधार पर मापा जाता है कि ये व्यक्ति निर्धन है और ये निर्धनता से ऊपर। ठीक है, तो इसी क्रम में कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें एक तो है सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन एक शब्द इसमें उपयोग होता है। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि कुछ लोगों को कि जहाँ पर कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ संपन्न लोग नहीं रहते, यानी जो निर्धन वर्ग होता है उसको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहाँ बाकी के निर्धन लोग रहते हैं, वो संपन्न लोगों के बीच में जाकर नहीं रहते। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो संपन्न लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बिजली की व्यवस्था, सीवर लाइन है ना, और आपकी अच्छी सड़कें होती हैं, पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये सब होती है। वहीं जहाँ निर्धन लोग रहते हैं दूर दराज में झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ पीने के पानी की भी समस्या होती है, अच्छे स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है ना, और लाइटें वाइटों की भी समस्या होती है, रोडें नहीं होती, बरसात में पानी भरता है, ऐसी जगहों पर वो यानी अमानवीय स्थितियों में रहने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपवर्जन जो हम पढ़ रहे थे, सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक सामाजिक समूह उन सुविधाओं से और लाभों से और अवसरों से अपवर्जित रहता है जिनका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। यानी एक सामाजिक समूह जो है वो लाभों से, अवसरों से, सुविधाओं से वंचित रहता है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं जहाँ निर्धन लोग रहते हैं, है ना, तो वहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, सारी सुविधाएं नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, जबकि वही अच्छे लाभों का उपयोग कौन? दूसरा वर्ग कर रहा होता है, क्योंकि वो संपन्न है। तो ये सामाजिक अपवर्जन होता है। सामाजिक अपवर्जन एक क्या कहते हैं, कारण भी है और परिणाम भी है, दोनों ही है, क्योंकि वो निर्धन है इसलिए वहाँ रह रहे हैं, है ना, और ये परिणाम हो गया, और कहते हैं कारण भी है क्योंकि वो निर्धन है इसलिए वहाँ रह रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके पास अच्छी जगह रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सामाजिक अपवर्जन कहलाती है। उसके बाद दूसरा शब्द यूज होता है असुरक्षा। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप है जो कुछ पिछड़ी जातियों के सदस्य या विधवा या विकलांग व्यक्ति भावी वर्षों में निर्धन होने की आशंका जताता है। यानी ये ऐसी भावना है कि जो समाज के कुछ वर्ग होते हैं, कुछ जातियां होती हैं पिछड़ी, जिनको लगता है कि आने वाले वर्षों में वो खाने के लिए भी अनाज नहीं ले पाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। यही स्थिति विधवा स्त्रियां, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में आज भी महिलाएं जो हैं पतियों के ऊपर निर्भर होती हैं, तो जब वो विधवा हो जाती हैं तो आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाती है ना, सभी अपने पैरों पर नहीं खड़े इसलिए। उसी प्रकार विकलांग व्यक्ति, क्योंकि वो काम करने में सक्षम नहीं होते, तो उनके सामने भी निर्धनता की एक आशंका पूरे टाइम बनी रहती है, उनको एक डर सता रहता है कि असुरक्षा की स्थिति रहती है ना। तो आशंका जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसरों को खोजने के रूप में होता है। यानी जो ये वर्ग है, यानी पिछड़ी जातियां हैं या विकलांग हैं या विधवा हैं, वो परिसंपत्ति है, यानी उनके पास कुछ है जमा पूंजी या पैसे या मकान जमीन तो नहीं होता है, साथ ही शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाते हो, तो स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि कुपोषित रहते हैं, गंदी स्थितियों में रहते हैं, है ना, गंदी जगह पर रहते हैं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो बीमारियां पकड़ेंगी। ठीक है, पैसा भी नहीं होता कि उचित इलाज करवा पाए, तो इन सब के अवसरों को खोजने में इसका निर्धारण होता है। ये असुरक्षा एक जगह और उत्पन्न होती है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या आतंकवाद जैसी स्थिति देखने को मिले, तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि रोजगार के अवसर नष्ट हो जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है, जीवन तक के लाले पड़ते हैं, तो तब भी ये असुरक्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 2 शब्द थे इसमें जो मैंने आपको क्लियर किए। अगर प्रश्न आता है कि असुरक्षा क्या है तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, दूसरा एक और आता है निर्धनता का माप कैसे किया जाता है। तो निर्धनता के लिए काल्पनिक रेखा बनाई जाती है। ठीक है, निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा इसको कहते हैं, है ना, गरीबी रेखा। ठीक, तो इसका माप कैसे होता है? यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। अब जिसके माध्यम से
से यह पता किया जाता है, यह पता किया जाता है कि कौन व्यक्ति निर्धन है और कौन अमीर या संपन्न। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा होती है, यानी एक कुछ मापदंड बनाए जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, तो आप निर्धनता रेखा, एक निर्धनता का पैमाना होता है। एक होता है एपीएल और बीपीएल, यानी बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी आप जो निर्धनता की रेखा है उससे भी नीचे हैं, और एक होता है निर्धनता की रेखा से ऊपर है, फिर संपन्न वर्ग, है ना, क्रीमी लेयर वगैरह ये सब आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मापदंड होते हैं कि आपकी आय इतनी होनी चाहिए, अगर आपके पास इतनी भूमि है, अगर पक्का मकान है, यदि आपके बच्चे शिक्षित हैं, कोई नौकरी में है सरकारी में, आपके पास गाड़ी है ना, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, कुछ पैमाने बना रखे हैं। और अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाने हैं, जैसे कि भारत में और अमेरिका में अलग अलग है। भारत में सभी लोगों के पास कार होना एक आम बात है ना, जबकि उसमें अमेरिका में कार होना, सभी के पास कार होना आम बात है, जबकि भारत में कार आज भी विलासिता की वस्तु है। यानी आपके पास कार है यानी आप संपन्न हैं, आप गरीबी रेखा में नहीं आते, आप निर्धन नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग पैमाने हैं हर जगह के, तो भारत में भी अलग है। हम भारत की अगर बात करें तो भारत में कैसे मापते हैं, तो उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, भारत में निर्धनता का निर्धारण करते हैं, निर्धनता निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसमें खाद्य आवश्यकता है ना, खाद्यान्न की आवश्यकता, यानी खाद्य सामग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, खाद्य आवश्यकता। ठीक है, और सबसे पहले खाद्य आवश्यकता, उसके बाद कपड़े जूते, और उसके बाद ईंधन और प्रकाश, ईंधन प्रकाश। ठीक है, ईंधन हो गया, प्रकाश हो गया, कपड़े जूते, ईंधन प्रकाश, और उसके अलावा शैक्षिक व्यवस्था, है ना, शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी आवश्यकता। ठीक है, ये सारी चीजें जो है पैमाने माने जाते हैं, जिनके आधार पर निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं। ठीक है, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो निकल के आ जाता है कि ये निर्धन है कि नहीं। ठीक है, निर्धनता में आता है, संपन्न में आता है। ठीक है, वर्तमान सूत्र, जो वर्तमान सूत्र है उसमें वांछित कैलोरी की आवश्यकता पर आधारित है, यानी वर्तमान में जो निर्धनता निर्धारित की जाती है वो कैलोरी के आधार पर की जाती है। इस व्यक्ति को इतनी कैलोरी भोजन मिलता है तो वो आवश्यक है कि निर्धनता रेखा में इससे अधिक अगर उनको मिल रहा है तो वो निर्धनता उसमें नहीं आते, है ना, ऐसे। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी की आवश्यकताओं पर आधारित है, वर्तमान में यह कैलोरी की आवश्यकता पर आधारित है, आवश्यकता पर आधारित है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कितना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो जैसे सब्जियां हैं, दूध
कैलोरी बनती है। तो स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति। वहीं शहरी क्षेत्र में कितनी है? शहरी क्षेत्र में जो है उन्होंने रखी है 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी, ठीक है। तो ये अलग अलग उन्होंने मापदंड दिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति जो है शारीरिक श्रम अधिक करता है, इसलिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में शारीरिक श्रम उतना नहीं होता है, इसलिए 2100 कैलोरी, है ना। ये माप बनाई गई, इतना तो व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, है ना, जिंदा रहने के लिए, पोषण के लिए। उसके अलावा उन्होंने कुछ वो भी कीमतें भी निर्धारित की थी। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में जो है उन्होंने रखी है 816 रुपये, 816, है ना, रुपये। और शहरी क्षेत्र में है कितनी है? 1000 है ना, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। अब ये क्यों अंतर है? यहाँ कैलोरी में अंतर है, यहाँ पैसों में अंतर है। देखो यहाँ 2400 कैलोरी गांव वालों को दे रहे हैं, शहरी क्षेत्रों को 2100 कैलोरी मानक मान रहे हैं। वहीं अगर पैसों की बात होती है तो गांव में 816 रुपये पर्याप्त है, वहीं 1000 रुपये प्रति माह जो है इसमें माना गया है। किसमें? शहरों में। क्यों? क्योंकि शहरों में आवश्यक वस्तुएं महंगी आती है, जैसे रहने के मकान का किराया ज़्यादा होता है ना, और भी अन्य चीज़ें, दूध वगैरह। तो इस प्रकार से शहरों के लिए 1000 रुपये, वहाँ 800 रुपये। वहीं कैलोरी की जब बात आती है तो गांव में ज़्यादा, शहरों में कम, ठीक है। तो ये कुछ मानक हैं। यहाँ कहा गया है, कुछ मापदंड बताए गए हैं, जिसके आधार पर यदि किसी व्यक्ति के परिवार में जो है 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 सदस्य वाले परिवार के लिए कितनी आय होनी चाहिए? तो उसके लिए आय है 4080 रुपये ग्रामीण में, ठीक है। वहीं शहरी में 5000 रुपये होना चाहिए, है ना, 5000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। इतना तो आवश्यक ही है, ठीक है। तो ये कुछ मापदंड हैं जो उन्होंने निर्धारित किए हैं, और समय समय पर ये परिवर्तित होते रहते हैं, खासकर 5 वर्ष में ये बदलते रहते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो ये सब चीज़ें भी बढ़ती हैं, है ना। उसमें प्रति व्यक्ति आय के मापक भी बदल जाते हैं कि अब इतनी कम से कम होनी चाहिए। और वर्तमान में हम बात करें तो सर्वेक्षण से ये लगाया गया है कि निर्धनता के अनुमान की बात करें, अब हम निर्धनता अनुमान, अब अनुमान की बात करते हैं कि भारत में जो निर्धनता है वो कितनी है, घट रही है कि बढ़ रही है। तो हम देखें 1993-94 में 1993 से 94 में 45% लोग जो है निर्धन थे, है ना, निर्धन थे। और अब ऐसे इन्हीं मानकों के आधार पर लगाते हैं, जैसे पता करते हैं ना आपकी आय कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, उस आधार पर वो पता लगाते हैं कि ये निर्धनता से नीचे है, ये निर्धन है, निर्धनता से ऊपर है, ठीक है। तो इसके आधार पर लगाया जाता है। 5 वर्ष में इसकी वो करते हैं। तो 94-45% थे, और 2004-05 में 4-5 में कितने परसेंट हो गए? 37 पॉइंट, यानी जनसंख्या का इतने प्रतिशत, 37.2% हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम और बातें करें आगे चलकर तो 2011-12 में 2011 से 012 में कितना हो गया? 2011-12 में कितनी हो गई? अब ये 22% हो गई, है ना। गरीबी रेखा, गरीब लोग जो है ना, ये निर्धनता 22% हो गई। तो कुल मिला के अब इसमें गिरावट आ रही है, यानी 93 से लेके तो 2012 तक निर्धनता में काफ़ी अंतर आया था। यहाँ 45% थी और 2011-12 में 22%। तो धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे
घटता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 2004-05 में 407 मिलियन लोग थे। 2004-05 में कितने लोग थे? ये थे करीब 407 मिलियन। 407 मिलियन लोग निर्धन थे, ठीक है। वहीं 2011-12 में इसकी संख्या घटकर कितनी रह गई है? इसकी संख्या घटकर 270 मिलियन रह गई, है ना। तो ये ग्राफ जो है वो गिर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, गिरावट आ रही है। तो 2.2% की प्रतिवर्ष दशक में जो है गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, वो है असुरक्षित समूह, ठीक है। यहाँ एक और चीज हमें देखने को मिली है और वो है असुरक्षित समूह। कुछ लोग, कुछ जातियां होती हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या असुरक्षित होते हैं, ठीक है। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है असुरक्षित समूह, ठीक है। यानी कुछ समूह होते हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या होते भी हैं, ठीक है। तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह के आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। यानी सभी सामाजिक वर्गों में आर्थिक जो ग्राफ है वो एक जैसा नहीं है। कुछ जातियां हैं जिनमें ये असुरक्षा ज्यादा है, और वो क्यों है? जिनमें से सर्वाधिक कुछ जातियां हैं जो सर्वाधिक असुरक्षित हैं, ठीक है। वो है सर्वाधिक असुरक्षित समूह में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, है ना, ये आते हैं। ये अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि इनको वो सारी सुविधाएं नहीं है। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों में औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, तो अनुसूचित जातियों के 1000 में से 23 लोग हैं। यानी निर्धनता रेखा से नीचे जो 22% लोग रह रहे हैं, तो अनुसूचित जो जनजाति है उनके 1000 में से 43 लोग हैं। यानी वहां तो 43% हो गई ना। कुल 22% में से अनुसूचित जनजाति के प्रति 1000 में से 43 लोग जो हैं, है ना, यानी 43 लोग 1000 में से 43 लोग इनके सिर्फ अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में 34% जो है अनियमित मजदूर गरीबी रेखा से नीचे है, और इसी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के भी जो श्रमिक मजदूर हैं वो भी 34% गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, सुविधाजनक से वंचित हैं वो। तो इस प्रकार से दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, जिनको रोज मजदूरी करते हैं, उनको नियमित रूप से आय नहीं प्राप्त होती है, तो वो भी असुरक्षित समूह में आते हैं। इनको नियमित आय नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ हालांकि गिर रहा है, पर अभी भी ये स्थितियां बरकरार हैं। और अनुसूचित जाति जो समूह है उसमें अभी सुरक्षा की भावना थोड़ी कम हो गई है, उनको ज़्यादा रोजगार मिला है। पर अनुसूचित जनजाति आज भी अधिक मात्रा में जो है इस सुरक्षित समूह में आते हैं। यहाँ शिवरमन की कहानी दी गई है, जिसमें वो एक दिहाड़ी मजदूर होता है, उसको 160 रुपये मजदूरी के मिलते हैं, लेकिन वो नियमित नहीं मिलती है। वहीं उसका एक बूढ़ी माँ है, एक बहन है, 3-4 बच्चे हैं, यानी 5-6-7 लोगों का परिवार है, और 160 रुपये पर डे अगर नियमित भी मिली तो 160 रुपये पर डे मिलती है, जो कि पूरी नहीं है। वो एक मोची है, मोची का काम करता है, और उसकी पत्नी भी कुछ जाकर कमा लेती है, तो उसको 100 रुपये उसी काम के मिलते हैं, जिसको शिवरमन को 160 मिलते हैं। यानी महिला और पुरुषों की दिहाड़ी में अंतर है। उसकी जो बहन है उसकी उम्र 25 साल है, उसकी और उसकी पत्नी की नहीं बनती, वो उसको बोझ समझती है। लेकिन शिवरमन क्या करे, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी शादी करे। उसकी माँ जो बीमार रहती है, उसकी भी कोई इच्छा नहीं है जीने की, लेकिन वो जब तक सांसें हैं जिंदा है, और उसको लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी दैनिक दिनचर्या में, यानी सोने उठने करने, है ना, खाने नहाने शौच वगैरह के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यानी वो इतनी बीमार है।
उसी क्रम में जो उसकी और लड़कियां हैं, एक बेटा है, 2-3 बेटियां हैं, तो बेटियां स्कूल नहीं जाती, उसकी बहन भी स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इनको विद्यालय भेजने का पैसा उनके पास नहीं है, फिर ये शादी कैसे करेंगे, उनकी शादी पर खर्चा करना है। तो वो अपने बेटे को कभी, जब वो बेटा उसका बड़ा हो जाएगा तो वो उसको स्कूल भेजना चाहता है, और वो उसको कभी कभी दूध भी ला कर देता है। यानी जो असुरक्षित तबका है, ये अनुसूचित जनजाति या जाति समूह है, या नियमित दिहाड़ी अनियमित दिहाड़ी मजदूर है, उनमें भी परिवार के अंदर कुछ ऐसा समूह है जो असुरक्षित ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वृद्ध लोग हैं, है ना, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो उनको उतनी सुरक्षा, उतनी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिल पाती जितनी होती है। जैसे कि उन्होंने कहा लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, लड़के को भेजेंगे, है ना, लड़के को कभी कभी दूध मिल जाता है, बाकी सबको नहीं। तो ये सारी चीज़ें, गरीबी में भी कुछ निर्धारण होता है परिवार, और परिवार के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो बेसिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे ले चलेंगे। सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।